हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी जनरल स्टडीज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फेमस बुक विंग्स ऑफ फायर इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम, एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक और राजनेता थे। उन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनका जन्म और पालन पोषण रामेश्वर, तमिलनाडु में हुआ और उन्होंने भौतिकी और रसायन से इंजीनियरिंग का अध्ययन किया था। अपनी साहित्यिक खोज में डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें लिखी थी। जो पुस्तकें, पहली विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इंडिया, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया। और इनकी माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट। मैं इसको, ये इंग्लिश के नाम है सारे बुक्स के, तो इंग्लिश में इसको रीड करना आसान होगा। गाइडिंग सोल्स, एनवाइजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन, इंस्पायरिंग थॉट्स, चिल्ड्रन आस्क कलाम, यू आर बोर्न टू ब्लॉसम, फैमिली एंड द नेशन, लाइफ एंड ट्री, द लुमिनस स्पार्क्स, ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर लीड्स टू। कृत्रिम उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से निम्न परिणाम होते हैं। तो एक्सेसिव यूज से हमारा, एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स लीड्स टू, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के एक्सेसिव यूज से हमारा होता है सॉइल डिग्रेडेशन, यानी मृदा निम्नीकरण। सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है? सॉइल डिग्रेडेशन इज द डिक्लाइन इन सॉइल क्वालिटी ओवर टाइम। इट कैन बी कॉज्ड बाई ए नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग ओवरग्रेजिंग, ज़्यादा चराई करना, डिफोरेस्टेशन, पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड क्लाइमेट चेंज। Synthetic fertilizers can damage soil structure and reduce organic matter content, making it less productive and more susceptible erosion. Synthetic fertilizers क्या होते हैं? These are man-made chemical compounds that are used to improve the fertility of soil and increase crop yields. They are typically made from petroleum-derived products and other inorganic materials. ये man-made होते हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। सिंथेटिक फर्टिलाइजर आर ऑफन मोर कंसनट्रेटेड एंड फास्टर एक्टिंग देन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, बट दे कैन आल्सो हैव नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। कृत्रिम उर्वरक मिट्टी की संरचना को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को कम कर सकते हैं, जिनसे यह कम उत्पादक और कटाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द ईस्टर्न रीजन्स बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना यूजुअली कॉल्ड। भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा आमतौर पर क्या कहा जाता है? मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन।
एडिशनल पॉइंट्स हम पढ़ेंगे इसके। भारत और चीन के बीच पूर्व क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर मैकमोहन रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा 1914 के शिमला सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच चीन की सहमति के बिना स्थापित की गई थी। इस रेखा का नाम ब्रिटिश भारत के तत्कालीन विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है, जो इस सम्मेलन के प्रमुख वार्ताकार थे। मैकमोहन रेखा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और तिब्बत चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है। ऐतिहासिक समझौते के बावजूद चीन मैकमोहन रेखा को आधिकारिक सीमा के रूप में मान्यता नहीं देता है, जिसके कारण क्षेत्रीय विवाद है। मतलब चीन इस लाइन को नहीं मानता है, इस वजह से विवाद चलता है हमारा चीन के साथ। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे डूरंड लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड इन 1893। जो डूरंड लाइन है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कंफ्यूज हो तो ना। रेड क्लिफ लाइन डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिएटेड ड्यूरिंग द पार्टीशन 1947। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है, जो 1947 में विभाजन के दौरान बनाई गई थी। याद रखना, जो रेड क्लिफ लाइन है वो इंडिया पाकिस्तान है और डूरंड लाइन है अफगानिस्तान पाकिस्तान। द 42 पैरेलल डज नॉट पर्टेन टू एनी सिग्निफिकेंट बॉर्डर डिमार्केशन इन्वॉल्व इंडिया एंड चाइना। 42 समानांतर रेखा भारत और चीन के बीच किसी महत्वपूर्ण सीमा रेखा से संबंधित नहीं है। द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैज़ led to several conflicts including the Sino-India War of 1962। सीमा मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कूटनीतिक और सैन्य माध्यमों के प्रयास जारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज प्रपोज द 3-टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्तरीय संरचना का प्रस्ताव रखा। बलवंत राय मेहता कमेटी ने। बलवंत राय मेहता समिति को 1957 में भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के कामकाज की जांच करने और इन कार्यक्रमों के बेहतर कामकाज के लिए उपाय सुझाने के लिए नियुक्त किया गया था। समिति ने ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की। मतलब ये क्वेश्चन भी आता है हमेशा कि 2-टायर सिस्टम था या 3-टायर सिस्टम था बलवंत राय मेहता कमेटी का, तो 3-टायर पंचायती राज सिस्टम इन्होंने दिया था। यह संरचना ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और सत्ता के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से की गई थी। दिस स्ट्रक्चर वाज एम्ड एट डिसेंट्रलाइजिंग पावर एंड ensuring ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूरल एरियाज। जो ये कमेटी थी वो रूरल एरियाज में पीपल पार्टिसिपेट करें एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके लिए बनाई गई थी और हमारी पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो। द 3 टायर्स प्रपोज्ड वेयर ग्राम पंचायत में 3 टायर में क्या था हमारे, ग्राम पंचायत था विलेज लेवल पे, पंचायत समिति थी ब्लॉक लेवल पे और जिला परिषद था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो हमारे 3 थे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत थी विलेज लेवल पर, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे और जिला परिषद था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी वेयर एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड
द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राजस्थान इन 1959। जो पंचायती राज सिस्टम था सबसे पहले राजस्थान में इंट्रोड्यूस हुआ 1959 में। पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। इस प्रणाली को 1992 के 77वें संवैधानिक संशोधन में अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक बनाया गया। बाकी और इन्फॉर्मेशन है। संशोधन ने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और उन्हें संविधान नैतिक भाग के दायरे में लाया। इसने संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा जिसका शीर्षक पंचायत है और पंचायत के कार्यों के भीतर 29 विषयों को शामिल करने वाला एक नया 11 अनुसूची है। इस अधिनियम का उद्देश्य 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्यों के लिए पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली प्रदान करना, हर 5 साल के नियमित रूप से पंचायत चुनाव करना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना और पंचायतों की वित्तीय शक्ति संबंध में सिफारिशों के लिए आयोग नियुक्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड। तो मानव कान का कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करता है? ईयर ड्रम। हिंदी में कहते हैं कर्णपटय। जो ईयर ड्रम होता है वही वाइब्रेट करता है जिसकी वजह से हमें साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ईयर ड्रम हमें इसको याद रखना है। ईयर ड्रम कान का कौन सा पार्ट है जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है साउंड के लिए? ईयर ड्रम। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ईयर ड्रम करता है, देख लेना इसको, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। द गोमती रिवर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम डैश इन उत्तर प्रदेश। गंगा की एक सहायक नदी गोमती नदी उत्तर प्रदेश में डैश से निकलती है, पीलीभीत से निकलती है। जो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है गोमती रिवर, वो कहाँ से निकलती है? पीलीभीत से निकलती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली एक प्रमुख नदी है। गोमती नदी लखनऊ और सुल्तानपुर जैसे महत्वपूर्ण शहरों से होकर गुजरती है। यह नदी क्षेत्र की सिंचाई और जलापूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गोमती नदी अंततः उत्तर प्रदेश में सैदपुर के पास गंगा नदी से मिलती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। विंध्याचल अपनी पहाड़ियों की श्रृंखला के लिए जाना जाता है। लखीमपुर खीरी यह जिला गन्ना उद्योग के लिए जाना जाता है। गौरी गंगा उत्तराखंड में गौरी गंगा नदी को संदर्भित करता है, गोमती नदी से संबंधित नहीं है। ये मैचिंग करना है इस क्वेश्चन में। मैच द फॉलोइंग लिस्ट। तो पहली लिस्ट में हमें दिए महाजनपद, दूसरी में दिए कैपिटल। तो ए का 4 वत्स की कैपिटल थी कौशाम्बी। बी का 3 शूरसेन मथुरा। छेदी की शक्तिमती और मल्ला की पावा। तो वत्स की थी कौशाम्बी और शूरसेन की थी मथुरा। छेदी की थी शक्तिमती और मल्ला की थी पावा।
ये इनकी थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इनको एक बार रीड कर लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। Which of the following factors are responsible for spoilage of stored food? संग्रहित भोजन के खराब होने के लिए निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? लो टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी दैट कैन अलाउ माइक्रोबियल ग्रोथ, हाई सॉल्ट एंड स्पाइस कंटेंट। इसका आंसर है मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी दैट कैन अलाउ माइक्रोबियल ग्रोथ। तो खाने में स्टोर्ड फूड में स्पॉइलेज यानी जो हमारा रखा हुआ खाना ख़राब हो जाता है उसके लिए कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है? तो मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी डेट कैन अलाउ माइक्रोबियल ग्रोथ। जहाँ मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी होगी तो वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ को वो अलाउ करेगी, जिससे हमारा खाना ख़राब हो जाता है। नमी और आर्द्रता जो सूक्ष्म जीवों को वृद्धि की अनुमति देता है। ये इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एक बार इसको रीड कर लेना। वीडियो पॉज करके रीड कर लेना इन्फॉर्मेशन को, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट 1 में वेटलैंड इकोसाइट्स, सेकंड में स्टेट्स। आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी स्थल कहाँ है? और ये राज्य। ए का है 2, भोज है मध्य प्रदेश में, भोज वेटलैंड्स। बी का 1 चंद्रताल है हिमाचल प्रदेश में। सी का 4 वूलर लेक है तमिलनाडु, ये तो सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी का 3 रुद्र सागर है त्रिपुरा में। तो भोज मध्य प्रदेश में, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में, वूलर लेक कश्मीर में और रुद्र सागर त्रिपुरा में। इनकी थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैं, इनको भी रीड कर लेना वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेडिंग सिस्टम used by the Mughals to fix rank, salary and military responsibility is called मनसबदारी सिस्टम। मुगलों द्वारा स्थान, वेतन और सैन्य जिम्मेदारियां तय करने के लिए उपयोग की जाने वाली ग्रेडिंग प्रणाली को मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता था। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अकबर द्वारा सैन्य प्रशासन और सेना के हिस्सों को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय कमान के लिए मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई थी। मनसबदारी प्रणाली मंगोलिया में अपनाई गई प्रणाली से ली गई थी। मुगल अधिकारी चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान उन्हें सैन्य सेवा के बदले क्षेत्रीय आदेश दिए गए थे। उन्हें कुछ निश्चित संख्या में हथियारबंद आदमी, घोड़े और हाथियों को मैदान में लाना पड़ता था और उनका मूल्यांकन उन संख्याओं के अनुसार किया जाता था जिन्हें जात के नाम से जाना जाता था। जात उन सैनिकों की संख्या को दर्शाता है जिन्हें एक मनसबदार को बनाए रखने
की उम्मीद की जाती है, जबकि सवार एक मनसबदार की कमान के तहत घोड़ों की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, जात और सवार। तो जात क्या होता है? जात उन सैनिकों की संख्या को दर्शाता है जिन्हें एक मनसबदार को बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। मतलब जात होता है कि सैनिकों की संख्या, और सवार होता है एक मनसबदार की कमान के तहत घोड़ों की वास्तविक संख्या। मतलब जात में सैनिकों की संख्या और सवार में घोड़ों की संख्या। बाकी है एकता प्रणाली के बारे में भी दिया गया, इसको देखते हैं। एकता प्रणाली को इल्तुतमिश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकता किसने शुरू की थी? तो आता है कि इल्तुतमिश ने द्वारा संस्थागत दर्जा प्रदान किया गया था। एकता प्रणाली या इक्तादारी प्रणाली दिल्ली सल्तनत के शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी। यह केंद्रीकरण का एक शक्तिशाली स्थान था। यह सुल्तानों और कुलीनों के बीच क्षेत्रों के विभाजन पर आधारित था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी प्रणाली 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई थी। सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में शुरू की गई थी। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन था कि कहाँ शुरू की थी और कब शुरू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो याद रखना 1820 में शुरू की गई थी और मद्रास में की गई थी, और थॉमस मुनरो के द्वारा। सिद्धांत सरकारी एजेंट द्वारा प्रत्येक व्यक्तिगत कृषक के भूराजस्व का प्रत्यक्ष संग्रह था। इन प्रणाली के लाभ यह थे कि बिचौलियों का खात्मा हो गया था। इस प्रणाली से बिचौलिए नहीं थे, बीच में टैक्स के बीच में डायरेक्ट टैक्स दिया जाता था किसानों द्वारा। इस प्रणाली में व्यक्तिगत कृषक को रैयत कहा जाता है। यह व्यवस्था करीब 5 वर्ष से चल रही थी। महलवाड़ी व्यवस्था महलवाड़ी प्रणाली 1822 में होल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई थी। बाद में 1833 में विलियम बेंटिक के काल में इस प्रणाली में सुधार किया गया। इस प्रणाली ने भूमि को महलों में विभाजित कर दिया। कभी कभी एक महल का गठन एक या एक से अधिक गांवों द्वारा किया जाता था। तो याद रखना, होल्ट मैकेंजी ने इसको किया था और 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड द लीस्ट पॉपुलेशन। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई? सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम स्टेट में। सिक्किम में भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई थी। भारत की जनगणना हर 10 साल में गृह मंत्रालय के तहत महानिबंधक और जनगणना आयुक्त के कार्यक्रम द्वारा आयोजित की जाती है। यह भारत में जनसांख्यिकी डेटा के सबसे व्यापक स्रोतों में से एक है, जिसमें जनसंख्या का आकार, घनत्व, विवरण और विभिन्न सामाजिक आर्थिक संकेत शामिल हैं। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में एक छोटा राज्य होने के कारण गुजरात, तमिलनाडु और पंजाब जैसे अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी कम जनसंख्या वाला है। कम जनसंख्या को इसके भौगोलिक इलाके, सीमित भूमि क्षेत्र और उन जनसांख्यिकीय कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भारत की 2011 की जनगणना 1871 के बाद से 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी और पहली बार जैवमतीय जानकारी एकमत की गई थी। इम्पोर्टेंट है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1.21 बिलियन से अधिक थी। बड़ी आबादी वाले राज्यों में आमतौर पर सिक्किम जैसे छोटे राज्यों की तुलना में अधिक शहरी केंद्र और औद्योगिक गतिविधियां होती हैं।
जनसंख्या वितरण को समझना सरकार द्वारा योजना और विकास नीति निर्माण संसाधनों द्वारा आवंटन महत्वपूर्ण है। भारत की अगली जनगणना 2021 में आयोजित होने वाली थी, जो अद्यतित जनसांख्यिकी डेटा प्रदान करेगी, लेकिन जो 2021 में हो नहीं पाई कोविड की वजह से। कोविड वायरस आ गया था, तो इसलिए ये होनी थी, जो हो नहीं पाई थी फिर बात को। मैच द फॉलोइंग। नेम द ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से ईयर में बना है, इसको हमें करना है। फर्स्ट का है सेकंड। IFCI बना था 1948 में, IRBI 1971 में, नाबार्ड बना है 1982 में, और ICICI 1955 में। सबसे ज़्यादा हमारा पूछा था नाबार्ड, इसको तो हमें याद करना है 1982, ये बहुत बार पूछा गया, बाकी हम ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते थे। नाबार्ड 1982 में, IFCI 1948 में, IRBI 1917 में और ICICI 1955 में। नाबार्ड हमें याद रखना है 1982। ये थोड़ा बस रीड कर लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कौन सा कब हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, पॉपुलरली नोन एज मुस्लिम लीग, वाज फाउंडेड इन 1906। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जिसे लोकप्रिय रूप से मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है, 1906 में स्थापना हुई थी इसकी, बंगाल मूवमेंट के बाद। All India Muslim League, popularly known as Muslim League, was founded in 1906. The Muslim League played a crucial role in Indian politics during the British Raj and was instrumental in the creation of Pakistan in 1947. The founding of Muslim League marked the beginning of a significant movement for the political rights of Muslims in India. The party was established to address the concern of Muslim community, promote their interest. Where has the Agni Prime ballistic missile flight tested by the Strategic Forces Command and DRDO? तो ओडिशा कोस्ट में की गई है। सामरिक बल कमान और DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? ओडिशा के तट पर। Which of the following amendments made the fundamental duty of parents to provide education to their children between age 6 to 14 years? 86th Amendment Act 2002। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया? 86वां संशोधन 2002। The 86th Amendment Act was passed in 2002. Article 21A to the Indian Constitution, making free and compulsory education for children between the age 6 and 14 a fundamental right। तो जो 86वां अमेंडमेंट एक्ट है जो 2002 में पास हुआ, उसमें आर्टिकल 21A बनाया गया
जिसके द्वारा हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी गई 6 और 14 साल के बच्चों को। बाकी ये इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको एक बार रीड कर लेना हल्के से। Nalanda University, an important center in ancient period, is situated in which state? बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी। प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में? बिहार में है। इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ लेना कि सिटी राजगीर है, नौ राजगीर यहाँ पर है। बाकी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है इसमें। If the Prime Minister of India submits his resignation to President, it will mean the resignation of the entire Council of Ministers. इसमें अगर प्राइम मिनिस्टर अपना रिजाइनेशन प्रेसिडेंट को दे देता है तो इसका मतलब ये है कि रिजाइनेशन वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, जो पूरी मिनिस्ट्री है प्राइम मिनिस्टर के अंदर उन सब का रिजाइनेशन माना जाएगा। यदि भारत का प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है तो इसका अर्थ होगा संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन रीड कर लेना। वीडियो पॉज करके। Which of the following is not a first generation computer? POP 11 is not a PDP 11 is not a first generation computer. बाकी यूनिवैक 1, IBM 701 इनियाक ये सब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है और PDP 11 इज नॉट ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसकी इंफॉर्मेशन ही रीड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग। कौन सा रिवोल्यूशन हुआ था और किस फील्ड से रिलेटेड हुआ था? तो पहला ग्रीन रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर के लिए होता, सबको पता होगा। येलो रेवोल्यूशन हुआ था ऑयल सीड्स के लिए और वाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए हुआ था। MS स्वामीनाथन ने किया था और वर्गीस कुरियन ने। MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया था, वर्गीस कुरियन ने किया था मिल्क रेवोल्यूशन। और ब्लू रेवोल्यूशन है फिशरीज। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स, वाइट रेवोल्यूशन मिल्क, ब्लू रेवोल्यूशन फिशरीज। इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, सारे रिवोल्यूशंस के बारे में रीड कर लेना इसको एक एक बार। ये लिस्ट इसकी इम्पोर्टेंट है। ब्लैक रेवोल्यूशन होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए। ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन के लिए होता है। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर और कोकोआ यानी इससे कॉफ़ी बनती है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट प्रोडक्शन के लिए होता है। गोल्डन रेवोल्यूशन ओवरऑल हॉर्टिकल्चर बागवानी, हनी फ्रूट प्रोडक्शन, फ्लावर्स मेडिसिनल स्पेसीज। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स। पिंक रेवोल्यूशन ओनियंस प्रॉन। रेड रेवोल्यूशन मीट टमाटो प्रोडक्शन। एवरग्रीन रेवोल्यूशन था इंटेंडेड फॉर ओवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन।
ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। राउंड रेवोल्यूशन रिलेटेड विथ पोटैटो प्रोडक्शन, राउंड पोटैटो प्रोडक्शन। सिल्वर फाइबर कॉटन प्रोडक्शन, सिल्वर एग प्रोडक्शन। वाइट रेवोल्यूशन डेयरी मिल्क प्रोडक्शन, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड, राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो। In MS Word, Control plus Home is used to move the cursor to the beginning of document. MS Word Control plus Home का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए। इसके शॉर्टकट कीज हैं, इसको एक बार देख लेना। वीडियो पॉज करके देखते रहना। The group of monuments at Hampi are also famous as which of the following? World's largest open air museum. हम्पी में स्मारकों का समूह निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर संग्रहालय के लिए। जो हम्पी का स्मारक समूह है वो इसलिए प्रसिद्ध है कि उसमें दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय है। Hampi is an ancient village in the Indian state of Karnataka. Hampi's name is derived from that of the local mother goddess पंपा देवी। हम्पी का नाम पंपा देवी लोकल गॉडेस के नाम पे बना है और ये कर्नाटक में है। इसमें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर म्यूजियम। बाकी इम्पोर्टेंट कुछ इतना है नहीं इसमें। Which country became the 101st member of the International Solar Alliance? नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 101वां सदस्य कौन बना है? नेपाल। What are the celestial bodies revolving around the planets called as? ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? उपग्रह, सैटेलाइट्स कहते हैं जो प्लैनेट्स के अराउंड चक्कर काटती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। Which northeastern state becomes the first to restore old pension scheme in February 2024? सिक्किम। फरवरी 2024 में कौन सा पूर्वोत्तर राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला राज्य बन गया? सिक्किम। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला राज्य सिक्किम बन गया। मैच द पीजेंट मूवमेंट्स एंड द प्लेसेस वेयर दे आर अकर्ड। तो ये पीजेंट मूवमेंट्स हैं, ये प्लेसेस हैं। तो डेक्कन राइट हुआ था महाराष्ट्र में पहले का, और मालाबार रेबेलियन केरल में हुआ था। रंगपुर रेबेलियन हुआ था बंगाल में। एका मूवमेंट अवध में। डेक्कन राइट हुआ था महाराष्ट्र में। मालाबार तो मालाबार के नाम से केरल पता चला है। रंगपुर हुआ था बंगाल में। एका मूवमेंट हुआ था अवध में। तो आज के क्वेश्चन हम 25 यहीं तक करेंगे और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो
इसको लाइक कर दें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राइटिंग बहुत ख़राब आ रही है, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।